वेलकम टू ऑल। अगर आप सीटेट 2021 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। इस वीडियो में मैंने सीटेट के साइंस रिलेटेड क्वेश्चंस डाले हैं। ये जो क्वेश्चंस है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। ये वीडियो सीरीज़ 2 है। इसके पहले मैंने सीरीज़ 1 भी अपलोड किया है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो आप उसे देख लीजिए। क्वेश्चन दिया गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ द नेचर ऑफ साइंस। निम्नलिखित में से क्या एक विज्ञान की प्रकृति के संदर्भ में सही नहीं है। हमें ये बताना है कि इसमें से सही कौन सा नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 है, विज्ञान हमेशा अस्थायी होता है। साइंस इज ऑलवेज टेंटेटिव। विज्ञान संदेहवाद को बढ़ावा देता है। साइंस प्रमोट स्केप्टिसिज्म। नेक्स्ट दिया गया है कि विज्ञान एक ज्ञान की रचना की प्रक्रिया है। साइंस इज अ प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्टिंग नॉलेज। नेक्स्ट है, विज्ञान की प्रकृति स्थिर है। साइंस इज स्टैटिक इन नेचर। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी में बताया गया है कि साइंस इज स्टैटिक इन नेचर, यानी विज्ञान की प्रकृति स्थिर है। तो ऐसा नहीं होता है, विज्ञान स्थिर नहीं होता है। साइंस में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट डे बाय डे होते रहते हैं, बहुत सारे इन्वेंशंस होते रहते हैं, जिसके कारण कोई भी एक्सपेरिमेंट फिक्स नहीं होता है, वो हमेशा बदलते रहता है। तो इसलिए हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेवलप्ड बाय साइंस। निम्नलिखित में से किसका विकास विज्ञान के द्वारा होता है। इक्विटी, साइंटिफिक एटीट्यूड, साइंटिफिक टेम्पर, स्टैटिक माइंडसेट। तो इन सब में से किसका विकास साइंस के द्वारा डेवलप होता है। तो हमें ऑप्शंस दिए गए हैं ए या डी, बी सी डी, ए बी सी या फिर सी एंड डी। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 ए, बी और सी, क्योंकि विज्ञान के द्वारा इक्विटी यानी निष्पक्षता, साइंटिफिक एटीट्यूड यानी वैज्ञानिक दृष्टिकोण और साइंटिफिक टेम्पर यानी वैज्ञानिक स्वभाव का विकास होता है, जबकि स्थानीय मानव प्रवृत्ति का विकास नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रोल ऑफ अ साइंस टीचर शुड बी टू। एक विज्ञान शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए छात्रों को प्रचुर विभिन्न सीखने के अनुभव प्रदान करना। प्रोवाइड रिच वैरायटी ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस टू लर्नर्स। छात्रों को उत्पाद आधारित शिक्षण अधिगम पर्यावरण प्रदान करना। प्रोवाइड प्रोडक्ट बेस्ड टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट टू लर्नर्स। सृजनात्मक विचारों को रटने के अभ्यास में छात्र का मार्गदर्शन करना। गाइड लर्नर्स टू प्रैक्टिस द मेमोराइजेशन ऑफ द क्रिएटिव आइडियाज। उच्च संज्ञानात्मक क्षमताओं वाले प्रश्नों के निर्माण के लिए सभी छात्रों को प्रेरित करना। इनकरेज ऑल लर्नर्स टू फ्रेम क्वेश्चंस ऑफ हाई कॉग्निटिव एबिलिटीज़। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 प्रोवाइड प्रोडक्ट बेस्ड टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट टू लर्नर्स। छात्रों को उत्पाद आधारित शिक्षण अधिगम पर्यावरण प्रदान करना। अगर हम स्टूडेंट्स को प्रोडक्ट बेस्ड टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेंगे तो स्टूडेंट्स बहुत जल्दी और ज़्यादा सीख पाएंगे। क्वेश्चन दिया गया है, एज पर NCF 2005 गुड साइंस एजुकेशन शुड बी। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के अनुसार एक अच्छी विज्ञान शिक्षा क्या होती है। तो सीखने वाले के प्रति सच्ची होनी चाहिए, ट्रू टू द लर्नर। सीखने वाले के पर्यावरण के प्रति सच्ची होनी चाहिए, ट्रू टू द एनवायरनमेंट ऑफ द लर्नर। नेक्स्ट है, शिक्षक के प्रति सच्ची होनी चाहिए, ट्रू टू द टीचर। या विज्ञान के प्रति सच्ची होनी चाहिए, ट्रू टू साइंस। NCF 2005 के अनुसार एक अच्छी विज्ञान शिक्षा ट्रू टू साइंस यानी विज्ञान के प्रति सच्ची होनी चाहिए, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कंडक्टिंग अ सर्वे ऑन द अवेयरनेस ऑफ पीपुल अबाउट सोर्स ऑफ एयर पॉल्यूशन इन लर्नर्स लोकेलिटीज। विच ऑफ द फॉलोइंग cognitive process will be most associated with the above learning objectives having action verb conducting। बच्चे के अपने क्षेत्र के लोगों में वायु प्रदूषण के स्रोतों की जागरूकता का सर्वे का संचालन करना। निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक प्रक्रिया उपरोक्त सीखने के उद्देश्य में रेखांकित क्रियापरक संचालन करना से सबसे अधिक संबंधित होगी। याद रखना, बोध करना, सर्जन करना, अनुप्रयोग करना। रिमेंबरिंग, अंडरस्टैंडिंग, क्रिएटिंग या अप्लाइंग। बच्चे के अपने क्षेत्र के लोगों में वायु प्रदूषण के स्रोतों की जागरूकता का सर्वे संचालन करना संज्ञानात्मक प्रक्रिया सीखने के उद्देश्य में रेखांकित क्रियापरक संचालन करना से बोध करना अधिक संबंधित है, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा बोध करना, अंडरस्टैंडिंग। अगर आपने शैक्षिक मूल्यांकन के पक्षों के बारे में जाना होगा तो उसमें हमें बताया गया था कि ये 3 प्रकार के होते हैं, कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स, और उसी के फिर बाद में आता है अफेक्टिव एस्पेक्ट्स, और फिर होता है साइकोमोटर एस्पेक्ट्स। तो ये जो कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स होता है उसी में नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस और इवोल्यूशन आते हैं।
तो अगर आपको किसी चीज़ का नॉलेज हो जाएगा तब आप उसे कॉम्प्रिहेंड करेंगे, उसे समझेंगे, उसे बोध करेंगे। तो इसलिए यहाँ जो ऑप्शंस दिए गए उसके हिसाब से हमारा राइट आंसर हो जाएगा अंडरस्टैंडिंग यानी बोध करना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटेजी कैन बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर इन्वॉल्विंग लर्नर्स इन द टीचिंग लर्निंग ऑफ साइंस। निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति विज्ञान शिक्षण अधिगम में सीखने वाले को शामिल करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त हो सकती है। विज्ञान की पुस्तक को पढ़ना, छात्रों के कठिन बिंदुओं को स्पष्ट करना, सबसे पहले छात्र को सीखने में जोड़ने पर कार्य करना, छात्रों को समूह आकलन के लिए प्रोत्साहित करना। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इनकरेजिंग लर्नर्स टू डू ग्रुप असेसमेंट। छात्रों को समूह आकलन के लिए प्रोत्साहित करना। छात्र समूह में रहकर यानी ग्रुप में रहकर कोई भी काम ईजिली करते हैं और आसानी से ग्रुपिंग बनाकर उसे सीख भी लेते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटेजी मीनिंगफुल क्लैरिफिकेशन ऑन द कंसेप्ट ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कैन बी गिवन। लिखित में से किस युक्ति के द्वारा प्रकाश के परावर्तन की संकल्पना का अर्थवान स्पष्टीकरण दिया जा सकता है। ऑप्शन दिए गए हैं, एनिमेटेड वीडियो ऑन द कंसेप्ट, संकल्पना आधारित एनिमेटेड वीडियो, चार्ट शोइंग द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश के परावर्तन को दिखाता हुआ चार्ट, ऑब्जर्विंग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑन वाइट पेपर स्क्रीन बाय द लर्नर्स एंड ड्राइंग कंक्लूजन, सीखने वालों के द्वारा सफ़ेद कागज के पर्दे पर प्रकाश के परावर्तन का अवलोकन करना और उसका निष्कर्ष निकालना, आस्किंग क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस रिलेटेड टू द कंसेप्ट, संकल्पना आधारित बंद उत्तर वाले प्रश्नों को पूछकर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सीखने वालों के द्वारा सफ़ेद कागज के पर्दे पर प्रकाश का परावर्तन का अवलोकन करना और उसका निष्कर्ष निकालना। इसमें क्या है, इसमें चाइल्ड अपने काम में इन्वॉल्व है। कोई भी काम अगर बच्चे खुद कर रहे हैं तो उससे वो जल्दी सीखेंगे, इसलिए हमारा राइट आंसर भी वही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई आर फील्ड विजिट्स इम्पॉर्टेंट इन साइंस। विज्ञान में क्षेत्र भ्रमण क्यों महत्वपूर्ण है। इट प्रोवाइड्स हैंड्स ऑन एक्सपीरियंसेस टू द लर्नर्स, यह अपने हाथ से कार्य करने के अनुभव प्रदान करता है। इट इज़ ईजी टू कंडक्ट, इसका संचालन आसान है। इट कलेक्ट्स द इंफॉर्मेशन ऑफ साइंस, यह विज्ञान की जानकारी इकट्ठी करता है। इट डेवलप्स हैबिट टू हार्ड वर्क अमंग लर्नर्स, यह सीखने वाले में मेहनत की आदत का विकास करता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, विज्ञान के क्षेत्र में भ्रमण यानी विजिट इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह अपने हाथ से कार्य करने के अनुभव प्रदान करता है। और एनसीएफ ये कहता है कि बच्चे कोई भी काम अगर खुद से करते हैं तो वो जल्दी और ज़्यादा सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग टूल इज़ फॉर लर्नर सेंटर्ड असेसमेंट। निम्न में से कौन सा साधन बाल केंद्रित आकलन के लिए है। पोर्टफोलियो, कंसेप्ट मैपिंग, पेपर पेंसिल टेस्ट या फिर नेक्स्ट दिया गया है जर्नल राइटिंग। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, क्योंकि इन सारे ऑप्शंस में से चाइल्ड सेंटर असेसमेंट के लिए जो टूल इम्पॉर्टेंट है वो है पोर्टफोलियो, कंसेप्ट मैपिंग एंड जर्नल राइटिंग। ये तीनों इम्पॉर्टेंट होते हैं, इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 A, B और D होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असेसमेंट एज लर्निंग इन साइंस मीन्स। साइंस में असेसमेंट एज लर्निंग का क्या मतलब है। फॉर्मेटिव असेसमेंट, समेटिव असेसमेंट, सेल्फ असेसमेंट या टर्म असेसमेंट। तो असेसमेंट एज लर्निंग का मतलब होता है सेल्फ असेसमेंट। अगर आप सब्जी बनाते हैं और सब्जी को टेस्ट करते हैं तो आप खुद से देखते हैं कि हमारी सब्जी का टेस्ट कैसा है, तो आप खुद अपना आकलन कर रहे हैं, स्व आकलन कर रहे हैं, इसलिए असेसमेंट एज लर्निंग का मतलब होता है सेल्फ असेसमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, अमृता इज ट्राइंग टू सेट अप एन इलेक्ट्रिक सर्किट, सी रन शॉर्ट ऑफ कनेक्टिंग वायर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स कैन सी यूज टू कंप्लीट द सर्किट। अमृता कोई विद्युत परिपथ व्यवस्थित करने का प्रयास कर रही है, उसके पास पर्याप्त संख्या में संयोजक तार नहीं है। परिपथ को पूरा करने के लिए वह नीचे दिए गए पदार्थों में से किस एक का उपयोग कर सकती है। मोटा धागा, थिक थ्रेड, स्टील का तार, स्टील वायर, कांच की छड़, ग्लास रॉड, रबर का पाइप, रबर पाइप। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा स्टील का तार। ये जो स्टील का तार होता है वो इलेक्ट्रिक करंट का गुड कंडक्टर होता है, यानी यह विद्युत का सुचालक होता है और इससे गुजर कर चार्जेज जो होते हैं पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज वो इजीली फ्लो करते हैं, इसलिए स्टील का तार का यूज हम इलेक्ट्रिक सप्लाई करने में भी करते हैं, लेकिन इससे लो पावर में इलेक्ट्रिक का सप्लाई किया जाता है, इसलिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, सही कथन को पहचानिए। अ कनकेव मिरर ऑलवेज फॉर्म्स एन इरेक्ट इमेज, अवतल दर्पण सदैव ही सीधा प्रतिबिंब बनाता है।
A concave mirror forms an erect as well as inverted image. अवतल दर्पण सीधा प्रतिबिंब भी बनाता है और उल्टा प्रतिबिंब भी बनाता है. A convex mirror always forms an inverted image. उत्तल दर्पण सदैव ही उल्टा प्रतिबिंब बनाता है. नेक्स्ट है a convex mirror forms erect as well as inverted image. उत्तल दर्पण सीधा प्रतिबिंब भी बनाता है और उल्टा प्रतिबिंब भी बनाता है. राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2. अवतल दर्पण सीधा प्रतिबिंब भी बनाता है और उल्टा प्रतिबिंब भी बनाता है, जबकि उत्तल दर्पण जो होता है वो केवल सीधा प्रतिबिंब बनाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड्स इज फाउंड इन एंड्स स्टिंग. चींटी के दंश यानी डंक में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल होता है? एस्कॉर्बिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड या एसिटिक एसिड. तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा फॉर्मिक एसिड. चींटी के डंक में फॉर्मिक एसिड प्रेजेंट होता है. और ये सारी एसिड्स के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो इससे रिलेटेड वीडियोस मैंने इस चैनल पर डाले हैं, तो आप उसे भी देख लीजिए. मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी. आई होप आपको इस वीडियो से बहुत सारी नॉलेज मिली होगी. अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कीजिए. थैंक यू. थैंक्स फॉर वॉचिंग.